हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इट इज द ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस क्या है? उसके रास्ते में क्या एक रुकावट है, उसको फ्लो होने से रोकता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो ऐसा करता क्यों है। मींस जो प्रॉपर्टी आती है किसी भी मटेरियल में, ये क्यों आती है? मींस ऐसी प्रॉपर्टी कहां से आती है कि जो, तो आपको पता है कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात करूं, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, राइट, इसमें करंट यहां से यहां फ्लो होना है या किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है करंट इधर को फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो जनरली मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, मेटल्स काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल रॉड है, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है, तो जनरली होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजीली लूज कर पाते हैं मेटल्स, तो ये फॉर्म करते हैं मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे सोडियम है, सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन्स, या आयरन है, तो इसमें होते हैं बीच में मेटल आयंस होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो होते रहते हैं। अब देखिए, तो अंदर तो उसमें क्या होंगे? मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इधर से इधर फ्लो होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ऑब्वियसली उनकी बीच में रास्ते में क्या आएंगे? मेटल आयंस आएंगे, और ये इन मेटल आयंस से बार बार टकराते रहेंगे। तो ये कोलिजन्स करते हैं इन मेटल आयंस से। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि टकराएंगे तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो रहा है, मतलब करंट कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं। अगर ये कोलिजन्स नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव करते, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा हो जाता। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे एक्ट करता है, क्यों एक्ट करता है जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। वो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल आयन से कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? टकराते रहते हैं, कोलिजन्स होते रहते हैं मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इनकी वजह से एक बार टकराएंगे, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जा रहा है, और इसकी वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको कम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड करती है कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी जो वायर होती है, उसमें रेजिस्टेंस आता कहां से। अब देखिए, ये कोलिजन्स जितने कम होंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा और इलेक्ट्रॉन्स उतना इजीली फ्लो हो पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होती है। जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी आते हैं वो ओम्स लॉ की हेल्प से ही सब कुछ आप आगे पढ़ पाते हो। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ आपको बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप। ओम्स लॉ ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference between the two ends of the conductor, or you can say across the conductor। क्या कहा मैंने कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द कंडक्टर, जो दो एंड्स हैं कंडक्टर के, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर आर कांस्टेंट। जो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, तो वो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। V को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कभी वोल्टेज भी कह देते हैं। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो मैंने क्या कहा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यू कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आप लिख सकते हो V इक्वल टू RI, और इसी R को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो R का तो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, एंड यूनिट ध्यान रखना, यूनिट ऑफ R इज कॉल्ड ओम। इसको हम लिखते हैं ओम, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है
वो होती है ओम, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। देन मैंने आपको बताया V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि हाँ आप A से लेके B तक करंट को फ्लो कर रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। A से लेके B तक या B से लेके A तक, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जितना आपको वर्क करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं W क्या है, W इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, मतलब एक पॉइंट से आप बोल सकते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो W क्या है, वर्क डन है, और किस चीज के लिए आपने वर्क किया है, Q चार्ज को लेके जाने में। कितना चार्ज लेके जाने में, Q चार्ज। लेकिन मैंने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो Q यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है उसको लेके जाने में W वर्क करना पड़ रहा है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाने में भाई कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज W बाई Q, और इसी W बाई Q को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यूनिट पता है आपको, वर्क की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। तो इसी जूल पर कूलम को हम एक और चीज से डिनोट करते हैं दैट इज कॉल्ड वोल्ट, इसी जूल पर कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट। एंड वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ रहा है वो क्या हो गया, उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा, तो यही कहता है ओम्स लॉ। तो ध्यान रखिए ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओम्स लॉ से जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया V इक्वल टू IR वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यूनिट हर चीज की पता चल गई, ऐसा यूनिट V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट आपको ऑलरेडी पता है दैट इज एम्पियर, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो आई होप कि आपको ओम्स लॉ एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर रहे थे किस चीज की, हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। हाउएवर इस बार आपको 9th क्लास में इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे नहीं जाना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आपको 10th क्लास में जाना है। तो 10th क्लास में आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ोगे, बट इस समय आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल के, किसी भी सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि भाई कुछ तो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कुछ को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में भी बताया था कि इंसुलेटर्स में इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये चीज डिपेंड करती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरीके का वो मटेरियल, मींस उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, या नहीं होते हैं, या वो किस तरीके का सब्सटेंस बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, किस तरीके से वो एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है नहीं करता है। जैसे मेटल्स हैं तो आपको पता है मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं, तो इसीलिए वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे आपके कार्बन, सिलिकॉन, ये जो हैं वो इतना इजीली नहीं कर पाते हैं, हाउएवर ग्रेफाइट कर पाता है। तो ये क्या है, ये उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको नेचर का मतलब समझ में आ गया कि वो मटेरियल जो होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है। द सेकंड थिंग इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है, मैंने कहा ऑब्स्टेकल। अब कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, देखिए अगर ये लेंथ इतनी होती कंडक्टर की तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। अब डिस्टेंस कम ट्रेवल करेंगे तो ऑब्स्टेकल भी कम आएंगे रास्ते में, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, देखो लेंथ कंडक्टर की ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ऑब्स्टेकल रास्ते में ज्यादा आएंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। द थर्ड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, मान लेते हैं ये वायर है,
जिससे थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हो, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मतलब जितनी मोटी वायर होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना रहेगा, जितनी पतली वायर होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम होगा। तो आप देख सकते हो कि देखिए कि मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट। तो देखिए अगर पतली सी वायर है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पाएंगे, कम फ्लो हो पाएंगे उसमें, लेकिन अगर वहीं पे बहुत ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो एक टाइम पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे। तो ये कुछ इसी तरीके से है कि जो हाईवे होता है, हाईवे पे क्या होता है, बहुत सारी कार्स, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चल पाती हैं, जबकि जो पतली सी अगर रोड होगी तो बहुत इजीली जो गाड़ियां होती हैं वो नहीं चल पाती हैं, हाईवे पे स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे उसी तरीके से कि अगर आप इस कंडक्टर का एरिया बहुत कम रखोगे तो इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम फ्लो हो पाएंगे, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होगा। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बढ़ाओगे तो उसकी वजह से जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत इजीली फ्लो हो पाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो जितना ज्यादा एरिया होता है रेजिस्टेंस क्या होते जाता है, उतना ही कम होते जाता है, क्योंकि अपोज उतना नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो जनरली अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स इंसुलेटर सबके लिए अलग तरीके से एक्ट करता है, तो हम कंडक्टर्स की ही बात करेंगे यहाँ पे। कंडक्टर्स जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिनमें ऑलरेडी किसी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, बाय ट्रांसफरिंग द हीट। जब हीट सप्लाई होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो तेजी से मूव करेंगे, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, फिर वो ज्यादा कोलिजन्स भी करेंगे, टकराएंगे ज्यादा। तो कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसकी स्पीड और कम, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे जितने उतनी ज्यादा बार वो प्रोटॉन्स जो आपके आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस उनसे टकराएगा और उतनी उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये तो था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट आजकल होती है। इवन आप देखते हो कि आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हो गए हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके अलावा समर और विंटर्स में क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड होती है तो समर में हम लोग एसी वगैरह यूज करते हैं, और विंटर्स में हम हीटर्स एसी वगैरह यूज करते हैं। तो इसकी वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उतनी एनर्जी हमारी कंट्री में अभी भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है जितनी कि हमको जरूरत है। तो अब हमको एफिशिएंट यूज किस तरीके से करना है, मतलब हमारा यूज भी हो जाए, मिनिमम यूज हो जाए और हमारा पूरा का पूरा काम उसमें हो जाए। तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, कि मिनिमम एनर्जी को यूटिलाइज करके, मिनिमम एनर्जी को कंज्यूम करके हम अपना पूरा काम कर लें। तो एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से हम एफिशिएंट यूज कर सकते हैं एनर्जी का। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे हमारे जो घर होते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने अभी बताया कि समर में या विंटर्स में बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, क्योंकि समर में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, विंटर्स में क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो इस वजह से हमको समर में फैन वगैरह एसी यूज करने पड़ते हैं, विंटर्स में भी हीटर्स या फिर एसी यूज करने पड़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम अपने हाउसेज में प्रॉपर इंसुलेशन रखें तो उसकी वजह से जो हमारे हाउस हैं वो हीट गर्मियों में जो है वो अंदर जल्दी नहीं आ पाएगी, इजीली नहीं आ पाएगी, ऑब्वियसली सम एक्सटेंट तक तो आएगी, लेकिन इंसुलेशन जितना बेटर होगा बाहर के सराउंडिंग से तो अंदर की जो हीट है, सर्दियों में हीट बनी रहेगी, इजीली बाहर नहीं जा पाएगी, तो बहुत ज्यादा ठंडा अंदर नहीं हो पाएगा, तो हमको रिक्वायरमेंट क्या होगी, एनर्जी की कम होगी, हीटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। उसी तरीके से समर्स में अगर बाहर से हीट इजीली अंदर ना आ पाए तो अंदर ठंडा बना रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, तो फैन और एसी की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गई किस चीज की रिक्वायरमेंट, जो फैन एसी वगैरह हैं। उसके अलावा जैसे आपको पता है जैसे बल्ब्स वगैरह हम यूज करते हैं, तो पहले ऑर्डिनरी बल्ब्स आते थे जो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, 100 वॉट 200 वॉट के बल्ब्स आते थे। उसके बाद CFL आते थे, आजकल हम यूज करते हैं LED बल्ब। तो LED बल्ब जो होते हैं वो जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो हम LED बल्ब यूज कर सकते हैं।
इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी बल्ब्स। तो उनकी जो लाइफ होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। उसके साथ साथ जो अप्लायंसेज यूज करते हैं, आपने देखा होगा जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह आप लेते हो, टीवी वगैरह आप लेते हो, तो जितने भी अप्लायंसेज लेते हो उन पे स्टार सिस्टम होता है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। उनकी जो रैंकिंग होती है, स्टार्स जो होते हैं उतने जितने ज्यादा होते हैं वो उतनी कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप कम एनर्जी कंज्यूम करने वाला जो अप्लायंस है वो यूज करोगे तो ऑब्वियसली देखो, एक तो एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करेगा, तो उसकी वजह से, और वर्क भी एफिशिएंटली करेगा, तो एनर्जी कम कंज्यूम करके आपका पूरा काम हो रहा है। तो इस वजह से आपकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, सेव हो सकती है। तो एक तो ये तरीके हो गए। उसके अलावा हाउस में, आपके घरों में जैसे बल्ब वगैरह हम यूज करते हैं, तो इनका जितना मिनिमम यूज कर सकें कि विंडोज जो हो, मतलब जो एंट्री होती है, जो लाइट होती है, सनलाइट वगैरह, प्रॉपरली आप हाउस को इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि जो एंट्री होती है, जो लाइट एंटर करती है, सनलाइट एंटर करती है, वो प्रॉपरली आपके घर में एंटर कर पाए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको डे टाइम में बल्ब वगैरह को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे भी काफी एनर्जी आप सेव कर सकते हो। तो ये हो गए आपके एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यूज भी कर रहे, मीन्स आपका काम तो कहीं पे भी नहीं रुक रहा है, लेकिन आपने क्या किया, एनर्जी को यहां से बचा भी लिया। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आप बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका काम भी पूरा हो जा रहा है। तो अगर हम इन चीजों पे ध्यान दें तो आप काफी हद तक एनर्जी क्राइसिस से बच सकते हो। द नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही हो जाती हैं कि हमको इन एनर्जी क्राइसिस के बारे में पता होना चाहिए, फिर दूसरों को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में कि जो एनर्जी है हम उस पर फोकस करें, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, हमारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी हम अभी प्रोड्यूस करते नहीं है, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज्यादा है। तो हम जो एफिशिएंट यूज है एनर्जी का उस पर फोकस करें। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ से, क्योंकि हमारे पास यही है, दो फॉर्मूले आपने देखे, ये V इक्वल टू IR और V इक्वल टू W/Q। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं मिलने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको वहां पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास, when a potential difference of 6 volt is applied across a conductor, it transfers a charge of 1.5 coulomb। तो देख लीजिए आप सिंबल्स, फाइंड द वर्क डन। तो वर्क आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या क्या आपको गिवन है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 6 वोल्ट। और दूसरी चीज आपको दी है दैट इज चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.5 कूलम्स। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो आपको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W/Q होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो आप वहां से कह सकते हो कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू Q। तो Q इंटू V या V इंटू Q, तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 6 इंटू 1.5। तो W इक्वल टू क्या हो गया यहां से, दैट इज 9 यूनिट। ध्यान रखिए वर्क की यूनिट क्या होती है, दैट इज जूल। तो वर्क क्या हो गया, 9 जूल। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो देखिए दो ही फॉर्मूला है आपके पास, या तो V इक्वल टू W/Q या फिर ओम्स लॉ का आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये कहता है बैटरी ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कि जो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो कितना है, 10 वोल्ट। तो V आपको दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में भी, दैट इज 10 वोल्ट। देन इज कनेक्टेड विद अ बल्ब, बल्ब के साथ कनेक्ट हुआ है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। आपको I कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, करंट I इक्वल टू कितना होगा, आगे लिखा हुआ है थ्रू द बल्ब इफ इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। तो बल्ब के अक्रॉस रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको, तो R कितना दिया हुआ आपको, दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तो आप यहाँ पे ओम्स लॉ यूज कीजिए, दैट इज V और I और R के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। R को आप अगर उस तरफ भेज देते हैं तो V के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से V/R। तो I ही आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू V आपको दिया हुआ 10 और R भी आपको दिया हुआ दैट इज 20 ओम। तो I इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 दैट इज 0.5। और यूनिट ध्यान में रखिए, SI यूनिट है इसकी एम्पियर। तो करंट की यूनिट एम्पियर है, तो करंट कितना मिल गया आपको, 0.5 एम्पियर। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत इजी था इसको भी सॉल्व करना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी यही कहता है, अ बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट दैट इज I इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। दूसरा, फ्रॉम अ सेल ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट
अब आपको यहाँ पे V भी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 2 वोल्ट। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आपको यहाँ पे R कैलकुलेट करना है, तो यही पूछेगा, या तो V और I दे देगा, R कैलकुलेट करना है, V और R दे देगा, I कैलकुलेट करना है, या फिर R और I दे देगा, V कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, V इक्वल टू IR। तो आप लिख सकते हो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जो R होगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई I को आप उधर भेज दीजिए। तो R इक्वल टू V की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 0.5। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। द नेक्स्ट इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर, तो आपको दैट इज 0.5 एम्पियर अगेन। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है रेजिस्टर का। रेजिस्टर एक्चुअली वो डिवाइसेस होते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो इनका काम ही रेजिस्टेंस ऑफर करना होता है। देन आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू 10 ओम, और आपको पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो, V इक्वल टू IR। V इक्वल टू I की वैल्यू दी है 0.5 इंटू R, दैट इज 10। तो V इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 5 वोल्ट। देखिए कितने इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्या कहता है। इफ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आर 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट फॉर द सेम करंट फॉर 2 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर आपको पता है, वोल्ट मीटर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वोल्ट मीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। वो क्या करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, वोल्टेज या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। तो यहाँ पे लेकिन दो अलग अलग अरेंजमेंट है, दो अलग अलग आपने क्या लगाए, रेजिस्टेंसेस लगाए, दो अलग अलग रेजिस्टेंस मान लेते हैं लगाए हैं आपने। तो एक अरेंजमेंट में मान लेते हैं उस समय, पहले क्वेश्चन नंबर 5 में मान लेते हैं, पहले वाले केस में V1 मान लेते हैं, उस समय क्या है 4 एम्पियर था, राइट। और V2 मान लेते हैं, V2 कितना है, दूसरा वाला केस जो है दैट इज 6 वोल्ट। अब मुझे पता करना है कि जो इस केस में रेजिस्टेंस था R1 इक्वल टू कितना होगा और R2 इक्वल टू कितना होगा। इनकी वैल्यू नहीं पता करनी, इनका रेशियो पता करना, मतलब R1 बाई R2 का रेशियो पता करना, R1 इज टू R2 क्या होगा। तो देखिए आपको एक चीज दिया है, यहाँ पे करंट दोनों केसेस में क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1। करंट तो दोनों केस में सेम है। और V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R2। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस R1 था, तो V1 इक्वल टू I R1, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे केस में वोल्टेज V2 है और रेजिस्टेंस R2 है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R2। और I बोला है क्योंकि करंट बोला है, दोनों केसेस में क्या है, सेम है। तो आपको R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं बाय इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, V1 बाय V2 इज इक्वल टू I R1 बाय I R2। अब देखिए यहाँ पे I कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, R1 बाय R2 की वैल्यू क्या हो गई, देखिए R1 बाय R2 की वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू V1 बाय V2। और यू कैन से R1 बाय R2 जो रेशियो है, V1 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 4 बाय, यहाँ पे 4 एम्पियर नहीं है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो 4 बाय 6। तो वोल्ट यूनिट दोनों की सेम है, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगी। तो ये रेशियो क्या आ गया, 2 बाय 3। तो R1 इज टू R2 का जो रेशियो होगा दैट इज 2:3। ये रेशियो क्या है, 2:3 का रेशियो होगा दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।